तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो सवाल स्टार्ट टू ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 366 में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, मैं एक नए नॉवल को स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में लिख देना नाम। मैं उनमें से कुछ नॉवेल्स को, कुछ अच्छे जो कि अच्छे दोंगबाज हैं, उनके नॉवेल्स को उठाकर मैं पोल करा दूंगा, जिसमें जहाँ वोट आएंगे मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। और इस बार जो स्टार्ट करूँगा उसके मैं डेली के एक एपिसोड ही लाऊंगा, ताकि एक अच्छे व्यूअरशिप के बाद मैं उसकी और भी एपिसोड ला सकूँ। तो आई होप आप लोग कमेंट कर देना जो भी अच्छी खासी है, बस ऐसा बताना कि जिसमें अच्छी खासी व्यूज आ जाए, 4-5 हज़ार भी आएगी तो अभी के लिए ठीक है। जिसके साथ चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग उन सबसे बात करके कल्टीवेशंस में जा चुका था, और लू फेंग अभी भी अपने कॉम्प्रिहेंशंस के मेथड को कंटिन्यू करने लगता है। बताया जाता है कि उसने अपने सारे मटेरियल्स के फ्रैगमेंट्स को धीरे धीरे करके पढ़ना स्टार्ट किया। उनके सिंगल स्केल्स, टेंडन्स, पीस ऑफ फ्लैशेस, उनके ड्रॉप्स ऑफ ब्लड्स को भी पढ़ना शुरू करता है, और लगभग बहुत टाइम तक उनको धीरे धीरे पढ़ने लगता है। उसी के साथ उसने उन सबको और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद उसने ब्लड लाइन को पढ़ना स्टार्ट किया ताकि अच्छे से समझ सके। अब यहाँ पर जो केव रेजिडेंस मौजूद थी, जिसमें कि लू फेंग फिलहाल में कल्टीवेशंस कर रहा था, वो लॉर्ड्स के द्वारा बनाई गई थी, जो कि उसके सोल ऑफ फ्लेश को काफ़ी अच्छे से नॉरिश कर रही थी। और साथ में यहाँ पर तो एक्सेलरेशन टाइम भी थी, जिसकी वजह से उसकी जो थिंकिंग प्रोसेसिंग थी वो डार्क होली वेलम से 1000 टाइम ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अभी थिंकिंग प्रोसेसिंग है, ना कि टाइम की लिमिट, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। जिसके साथ उसने रेयर ट्रेजर्स को भी खा रखा था। इसी वजह से उसकी जो मेंटल एबिलिटी थी वो 10,000 टाइम्स यूजुअल रेट से आगे जा चुकी थी, और इतनी स्पीड लू फेंग के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है फिलहाल के लिए। और उसकी रियलम भी हायर हो चुकी है, तो पहले के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सोच पा रहा होता है। और महज 1 सेंचुरी में ही वो 100 काइंड्स ऑफ लो लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन को पढ़ लेता है। मतलब कि लू फेंग को जो पहले करने में ईपोज लग जाते थे, लू फेंग सिर्फ 100 सालों में ही पूरे के पूरे 100 ऑफ लो लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन को पढ़ लिया। 1 साल में वो एक लो लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन को कल्टिवेट कर रहा था। कितना ईजी हो गया है ना। जिसके साथ उसने 10,000 ह्यूमन ब्लड लाइन्स को पढ़ना शुरू किया। लू फेंग की कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू की, और फाइनली एक दिन ऐसा आया जहाँ पे लू फेंग रियलाइज करता है कि उसकी इनसाइट्स ऑफ मिस्ट्री वो उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर से भी सरपास कर चुकी है। मतलब ये हुआ कि लू फेंग जिन लो लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स को स्टडी कर रहा था, जितना भी वो उनसे सीखता था ना, लू फेंग उनसे ज़्यादा सीख चुका था। मतलब लू फेंग उनके ब्लड लाइन के अंदर खामियां ढूंढने लगा था, उसे सारी खामियां पता चलने लगती है। और लू फेंग क्या था कि नेचुरल क्रिएशंस हमेशा बेस्ट नहीं होती है, इन सब के अंदर भी फ्लॉज होती हैं। इन सारे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के अंदर भी कई सारे मेजर फ्लॉज होते हैं। और लू फेंग क्या आता है कि मैंने जितने भी लो लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन अभी तक देखे, उनमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज मौजूद है, और मैं ऑलरेडी डजन्स ऑफ डेम्स में ऐसे देख चुका हूँ। जिसके साथ टाइम पास होने लगता है, और लू फेंग महज देखते हैं किसी भी ब्लड लाइन के अंदर उनकी खामियां को पहचान जा सकती है। इसमें तो इतनी खामियां है, और सिर्फ सिंगल ग्लैंस से ही वो उसके नमरस वीकनेस को पहचान जाता कि ये तो यहाँ से कमज़ोर हो सकता। अब यही वो फ्लॉज होते हैं जो कि इन्हें कमज़ोर बनाते हैं, इनके स्ट्रेंथ को अर्ली और मिड स्टेज एम्परर लेवल में ही अटका कर रख देते हैं, और उन्हें ब्रेक थ्रू नहीं करने देते हैं। और लू फेंग को बहुत सारे फ्लॉज दिखने लगते हैं। हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स वो थोड़े से इंट्रीगिंग होते हैं, उनकी एंट्री केसेस, मतलब उनके अंदर जो खामियां थी वो कम थी, और उनकी पावर्स अलग ही लेवल पे होती है, क्योंकि वहाँ पे वो हाई लेवल थे, और ऐसे ही उन्होंने ब्रेक थ्रू को अचीव नहीं किया होता। फिर फाइनली जाकर लू फेंग ने सारे लो लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स को पढ़ लिया। मतलब लू फेंग जानते हो कि कितने सारे बॉडीज मौजूद थे, लेकिन लू फेंग ने सबको पढ़ लिया, और फाइनली वो मूव ऑन करता है हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स पे। और लू फेंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और इसी के साथ लू फेंग उन सबको भी पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो किसी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह डिवोट कर देता है अपनी पूरी की पूरी लाइफ को। फिर से उनके ड्रीम पैटर्न्स को, उनके नए लाइफ के ट्रूथ्स के बारे में जानने लगता है, डिस्ट्रक्शंस, हर एक चीज़ के बारे में वो समझने लगता है। उसने अपने कल्टिवेशंस को फिर से बढ़ाया, और लू फेंग अभी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता है। वो कभी कभी थक भी जाता है, मतलब इतना ज़्यादा वो करेगा, वो भी टाइम एक्सप्लोरेशंस में लेके, तो उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही, और साथ में वो थक भी जाएगा। तो वो इसको
को थकान को मिटाने के लिए फैमिली फ्रेंड्स उन सबसे बात करता और फिर जाकर अपनी कल्टिवेशंस में विलीन हो जाता, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर हिनवन स्पेस के अंदर जेड रिवर वर्ल्ड क्लस्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस क्लस्टर के हार्ट के अंदर युवान यूए होली रेल मौजूद थी, जिसके अंदर कई सारे इन्फिनाइट हिनवन स्पेसेस मौजूद थे और कई सारे डेब्रिस फ्लोट कर रहे होते हैं। ये क्लस्टर होता है जिसके अंदर काउंटलेस वर्ल्ड्स और कई सारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स भी समाये हुए होते हैं। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कैसे बिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, उन पे वो सारे हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स अटैक करके खत्म कर चुके हैं और वो एक्सटर्मिनेट किए जा चुके हैं। और ऑरिजिन वर्ल्ड्स की बात करें तो कई सारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स भी डिस्ट्रक्शंस के फेज में आ चुके हैं, कई सारे लाइफ फॉर्म्स कंप्लीटली मारे जा चुके हैं और नए ऑरिजिन वर्ल्ड्स का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ऑरिजिन वर्ल्ड खत्म हो गया तो फिर से अपने आप एक और नई ऑरिजिन वर्ल्ड क्रिएट हो जाती है। नेचर का रूल ही है जो कि उसे क्रिएट करने देती है। अब यहाँ पे ऐसे चल रही होती है। अब यहाँ पे हमें ओवरलॉर्ड्स मतलब अभी तक के लास्ट के सीन तक में हमें ओवरलॉर्ड्स के बारे में बताया जाएगा और साथ में कुछ बैटल्स और साथ में लू फेंग की तारीफें भी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके तारीफें से ज़्यादा वहाँ पे लू फेंग की बेइज्जती होती है, जिसके साथ वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 7 टेरिफाइंग फिगर्स उस बाउंडलेस इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के ऊपर खड़े होते हैं। उन सब की प्रेजेंस ही काउंटलेस फैक्शंस को अपने अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए काफ़ी था। हर एक के अंदर हाईएस्ट लेवल की पावर्स मौजूद थी जो कि फंडामेंटल एसेंस को ऑलरेडी पकड़ के रख चुकी थी। ये सभी लैंड ऑफ ऑरिजिन के ऊपरी सीट को होल्ड करते हैं। इन सब के सामने कोई भी फैक्शंस कुछ कर ही नहीं पाता। ऑफ कोर्स ये ह्यूमन से ये ओवरलॉर्ड्स की बात की जा रही है, आप लोग को तो ऑलरेडी पता ही है। इसके साथ यहाँ पे उनमें से एक बंदा कहता है कि यार यहाँ पे ह्यूमन जितने भी मॉन्स्टर्स है वो वापस जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अभी साथ नहीं बैठे हैं। अब यहाँ पे एक डीप स्किन बेइंग सॉफ्टली कहता है कि 75 ह्यूमन प्रोजेनेटर्स एक साथ मिलके हम सभी पर अटैक किए थे। मतलब यहाँ पे जो प्रोजेनेटर्स बोला जा रहा है वो कोई और नहीं, ह्यूमन एंसेस्टर लेवल पावर हाउसेस को कहा जा रहा है। वो 75 थे ह्यूमन एंसेस्टर पावर हाउसेस के बंदे, मतलब मॉन्स्टर्स कह सकते हो। उन्होंने उन 7 पे अटैक किया था, मतलब 7 वर्सेस 75 बैटल हो रही थी। और यहाँ पर वो कहते हैं कि वो तो यूनाइटेड थे और हम लोग भी एक साथ थे, लेकिन फिर भी हम लोग डिसएडवांटेज में थे क्योंकि हम लोग उन 75 ह्यूमन प्रोजेनेटर्स के साथ फाइट कर रहे थे। वहीं पे उनकी एंडलेस आर्मी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की जो थी वो दूसरे ऑरिजिन वर्ल्ड्स और अदर बिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स और काउंटलेस स्मॉलर विलन्स पे अटैक करके उन्हें खत्म कर रही थी। इसको सुनकर वो बंदे भी हामी भरते और वहाँ पे वो कहते हैं ये प्रोजेनेटर्स हमें बांध कर रखते हैं ताकि हम वहाँ पे उन पे अटैक न कर सके। उनकी नंबर्स काफ़ी बड़ी है और हम लोग उन प्रोजेनेटर्स को रोक भी नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ पे होता क्या था कि सिंपली वो 75 मिलकर इन 7 ओवरलॉर्ड्स को रोका करते थे ताकि उनके जो वर्ल्ड क्लास लेवल के ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन मॉन्स्टर्स से वो उन सारे ओवरलॉर्ड उन सारे दुनियाओं को तबाह करके खा सके। जिसके साथ वहाँ पर वो बंदा कहता है कि हम लोग इस वॉर को नहीं जीत सकते हैं, ये आउटकम लिखा हुआ हम इसको बदल नहीं सकते। जिसको सुनकर वहाँ पे लॉर्ड जिन जो कि एक सिल्वर व्हाइट आर्मर में थे वो वहाँ पे गुस्से में कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो नाइगू। और हमें पता चलता है कि ये नाइगू ओवरलॉर्ड होता है, उन्हीं 7 ओवरलॉर्ड्स में से एक है। जिसके साथ यहाँ पर उनमें और भी बातें करने लगते हैं। वहाँ पर अपने वर्ल्ड जिन मतलब ओवरलॉर्ड जिन कहते हैं कि अगर उनकी विश है कि वो प्रैक्टिशनर फैक्शंस के वर्ल्ड क्लस्टर्स को डिवॉर करना चाहते हैं तो वो प्रोजेनेटर्स ऐसा करेंगे ही, लेकिन उन्हें अपनी कीमत चुकानी होगी अपनी जिंदगियों से। और अभी तक हमने महज 3 को मारा है। मतलब इतने सारे प्रोजेनेटर्स, इतने सारे एंसेस्टर लेवल बीइंग्स के होने के बावजूद भी उन्होंने ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 को ही मारा होता है। एक की बॉडी से तो कुछ स्केल्स निकले थे, वो तो लू फेंग के पास ऑलरेडी मौजूद थे। मतलब देख रहे हो लू फेंग कितना ज़्यादा लकी था, जबकि लू फेंग को इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होगा। इसके साथ वो कहते हैं कि चलो देखते कि आखिरकार वो प्रोजेनेटर्स कितने ज़्यादा सेक्रीफाइस को देने को तैयार होंगे। जिसको सुनकर वहाँ पे एक और लंबा सा आदमी जो कि ब्लैक क्लॉक में होता है वो स्मार्ट करते हुए कहता है कि मैं जिन के साथ एग्री करता हूँ। हम लोग यहाँ पे हमेशा वॉर्स में लॉस करते हैं, कुछ ऑरिजिन वर्ल्ड्स भी खत्म होती है और काउंटलेस स्मॉलर विलन्स भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन इनेट ह्यूमन स्पेस हमेशा एक नए वर्ल्ड को जन्म देती है। और हमारे पास और भी तरीके हैं कि हम दूसरी दुनियाओं को भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे खत्म होने दें। हमें उन सब से बदला लेना ही होगा, हमें उन सबको मारना ही होगा। और युवान यहाँ पे घबराते चिंतित होते हुए कहते हैं कि
भी हमें एक सॉल्यूशंस का पता करना होगा। हम लोग ऐसे ही चलने नहीं दे सकते हैं, हम लोग ऐसे ही उन्हें उन सारे वर्ल्ड क्लस्टर्स को खाने नहीं देने दे सकते, उन्हें कॉन्कर नहीं करने दे सकते हैं। और ये सॉल्यूशन भी नहीं है कि हम लोग ऐसे ही चलने दें, क्योंकि यार हर एक क्लस्टर्स काउंटलेस इफर्ट्स के बाद, काउंटलेस ईपोज के बाद जो कि लॉर्ड्स के अंदर आते हैं, उतने टाइम के साथ यहाँ पे उनको पाला बारा जाता है। और जब उनके सामने खत्म होगा तो उन्हें तो दर्द तो होगा ही। और हर एक ऑरिजिन वर्ल्ड उन्हें केयरफुली अरेंज भी किया जाता है, उनके अंदर ट्रेवलिंग सिविलाइजेशंस डाला जाता है ताकि उनमें से एक आगे चलकर कोई ना कोई ओवरलॉर्ड प्रोड्यूस हो। अगर ऐसे ही खत्म होते रहे तो ओवरलॉर्ड्स कैसे आएंगे। इसके साथ वहाँ पर वो बात करने लगते हैं और तभी वहाँ पे एक कोलोसल वुलन जो कि एक मिडिल एज मैन होता है, वो कहता है कि जिंग मैंग, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। अब लॉर्ड जिंग मैंग उसने ऑलरेडी काउंटलेस री इनकारनेशंस को कर दिया था, वो डिफरेंट ऑरिजिन वर्ल्ड्स में भी रह चुका था, तो उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था दुनियाओं के बारे में। उसकी अपीयरेंस, उसकी रेस हमेशा चेंज होती रहती थी, जो कि उसके एंडलेस साइकिल्स ऑफ रिफर्ड की वजह से ही हुआ था। और 7 लॉर्ड्स में से लॉर्ड जिमिंग ऐसा बनना था जिसके पास बहुत तरीके से मेथड्स मौजूद थे। इसके पास अनेकों मेथड्स थे जो कि किसी और के पास थे ही नहीं। मतलब कि इसके पास सच में काफ़ी टेरिफाइंग एबिलिटी होती है। ह्यूमन प्रोजेनेटर्स, इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स, वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परमेंट्स के होते, वो ऑलरेडी लड़ा करते थे, उनको टाइम ही नहीं दिया करते थे। इसके साथ जिंग मैंग यहाँ पे कहा था कि इस वक्त उनके पास टोटल 80% पावर से हम पे अटैक की थी। हमें पता चलता है कि वहाँ पर तो 75 ही अटैक किए थे, लेकिन टोटल में 93 प्रोजेनेटर्स मतलब एंसेस्टर लेवल बीइंग्स मौजूद थे, और उनमें सभी 80% ही हम पे अटैक किए हुए होते हैं। और अभी तक हमने सिर्फ 3 को ही मारा है और टोटल में बचे 90, जो कि फ्रीक्वेंटली अपने पावर्स को रोटेट करते हुए हम पे अटैक करते हैं, और जब वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं तो वो वापस लौट जाते हैं। मतलब देख रहे हो कितने चालाक के बस किस्म के लोग हैं। 75 से अटैक करते हैं और 15 बैकअप के लिए रखते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं तो भाग जाते हैं और फिर से रिकवर होने के बाद अटैक करते हैं। और अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 को ही मार पाया होता है, जिसको सुनकर लॉर्ड वुन लान पूछते हैं कि क्या यहाँ पे प्रोजेनेटर्स को मारने का कोई और रास्ता नहीं है क्या। और सभी लॉर्ड्स जिंग मैंग की तरफ ही देखने लगते हैं। जिंग मैंग जिसके पास क्लोन्स थी जो कि काउंटलेस पॉसिबल फ्यूचर्स को भी देख सकती थी, वो उन सबको ऑब्जर्व करने लगती है और रिकॉर्ड करने लगती है कि आखिरकार हम क्या कर सकते हैं। वो प्रेजेंट फ्यूचर में जाकर देख सकता था और वो क्रॉनिकल ऑफ ऑल टाइम्स था। मतलब कि अपने जिंगमिंग की पावर्स ऐसे ही समझ लो जैसे अपने MCU में डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर है। डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे अपने सारे टाइमलाइन को देख लिया था और सारे फ्यूचर्स को देख लिया था कि कैसे थैनोस को मारा जा सकता है, और सेम टू सेम तरीके से अपने ये जिंग मैंग भी देख लेते हैं। वो अपने काउंटलेस पॉसिबल फ्यूचर्स में आगे बढ़ाते ताकि वो देख सके कि आखिरकार उन्हें मारा कैसे जा सकता है। और वहां पर वो कहते हैं कि देखो हम लोग इतने लंबे अरसे से फाइट करते आ रहे हैं, प्रोजेनेटर्स अपने लॉसेस से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख चुके हैं, और हमारे साथ के रहते हुए किसी एक सिंगल ह्यूमन प्रोजेनेटर्स को भी मारना नामुमकिन सा लगता है। मतलब कि ये नियरली इम्पॉसिबल था। अब यहाँ पे 70+ प्रोजेनेटर्स काफ़ी बड़े नंबर में उनका एडवांटेज थी, लेकिन यार उनके पास इतनी नंबर होने के बावजूद भी वो अपने 7 लॉर्ड्स की पावर को सरपास नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन 7 लॉर्ड्स भी मार नहीं पा रहे थे, इक्वली बैलेंस होकर चल रही होती। और यहाँ पे उन्हें पता नहीं था, वहाँ पे उन्हें पता था कि प्रोजेनेटर्स हमेशा इंजरीज को सफ़र करते हैं और उन्हें रिकवर होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर वो लगातार अटैक करते तो वो एक ह्यूमन प्रोजेनेटर को मार तो सकते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता है। उसके साथ उनमें और भी बातें होने लगती हैं, और वहाँ पे वो कहते हैं लॉर्ड जिंग मैंग कि मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कि मेरी मोस्ट ऑफ द टेरिटरी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, वॉर में गिर चुकी है। वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स जो कि एनिमी फैक्शंस में हैं, उन्होंने कई सारे ऑरिजिन वर्ल्ड सोर्स को ऑलरेडी खा चुका है, और ये पॉसिबल है कि बहुत ही जल्द नए प्रोजेनेटर्स मतलब नए एंसेस्टर लेवल के बीइंग्स का इमर्जेंस हो सकता है, जिसको सुनकर सारे के सारे लॉर्ड्स एक तरफ देखने लगते हैं। मतलब कि उन सब की यार हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्रोजेनेटर्स मौजूद थे और ऊपर से और भी आगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों की बात हो जाएगी। ओवरलॉर्ड्स कम होते जा रहे हैं, मतलब ओवरलॉर्ड्स तो काफ़ी कम थे और यहाँ प्रोजेनेटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ये सेम टू सेम वैसा ही हो गया लू फेंग वर्सेस मोरोसा, जहाँ पे मोरोसा खाते खाते अपने को पावर को बढ़ाता है, वहीं पे लू फेंग को मेहनत करनी पड़ती है। सेम टू सेम केस यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि ऑरिजिन वर्ल्ड्स
कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, वो हमेशा आते ही रहेंगे। और वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को अगर इनफ रिसोर्सेज मिलते रहेंगे तो उनके पास एक स्लिम चांस होता है कि वो ह्यूमन प्रोजेनेटर में ट्रांसेंड कर पाएंगे, जिसको सुनकर युवान डिक्लेयर करता कि चलो अभी हमें वापस मुड़ना चाहिए ताकि हम अपने आप को हील कर सके। प्रोजेनेटर्स अभी रिट्रीट कर चुके हैं और वो फिर से वापस आएंगे जब वो पूरी तरीके से हील कर चुके होंगे। हमें भी इस टाइम का अच्छे से उपयोग करके रिकवर कर लेना चाहिए। इसके साथ वहाँ पे वो कहते हैं कि सिंगल प्रोजेनेटर्स उनके लिए कोई खतरा नहीं है, अकेले आएगा तो साथ मिलकर उन्हें आराम से मार डालेगा। लेकिन यहाँ पर उन सभी के साथ 70+ में अटैक होता है तो हर एक के पास सुप्रीम पावर थी, जो कि यार हर एक साथ अटैक करता था, उनके लिए भी आसान नहीं होती है। और ये एनर्जी वो रोटेट करके अटैक करती थी और 7 लॉर्ड्स के पास कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं थे। वर्ल्ड क्लास वाले क्या बंदे यहाँ पे करेंगे, आएंगे मौत के मुंह में चले जाएंगे, उनके पास कोई पावर सी नहीं रहेगी, जिसके साथ वो भी पूरी तरह से रेस्टलेस हो जाते हैं। वो मेंटली और फिजिकली दोनों थक चुके होते हैं, जिसके साथ वो एक सोच के साथ गायब हो जाते हैं। अभी के फिलहाल वो एम्बुश के लिए चिंतित नहीं थे, बल्कि वो यहाँ पे 2 स्टेल्थ स्पेशलाइज्ड प्रोजेनेटर्स के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो अगर अटैक करेंगे तो क्या होगा, मतलब कि वो बस यही बात कर रहे थे कि उन पर हमें अटैक करना ही होगा, ये इम्पॉसिबल होगा कि हम उन्हें पकड़ लो 70 ह्यूमन प्रोजेनेटर के साथ किसी एक को मार डाले। जिसके साथ वहाँ पे वो सब बात करने लगते हैं कि फिलहाल के चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड जिंगमिंग उनको इंस्टेंटली डिस्कवर भी कर लेगा अगर यहाँ पे वो आकर उन पर अटैक करने की कोशिश करेगी। उसी के साथ ब्लैक लॉर्ड मोमान कहता है कि हमने काफ़ी ज़्यादा एंडलेस रिसोर्सेज को नए लॉर्ड्स को न्यूट्रिएट करने में लगा दिया, लेकिन एक भी इमर्ज नहीं हुआ। मैं हमेशा से बिलीव करता था कि यार कभी ना कभी एक और लॉर्ड आएगा ही। इसको सुनकर वहाँ पे लॉर्ड जिन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन लॉर्ड्स रिसोर्सेज से नहीं बनते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ट्रायल से आती है और उनकी ब्रीड्स वीकनेस को खामियां को मिटा कर आगे बढ़ती है। जिसको सुनकर वो सब कहते हैं कि हाँ, उसके साथ उनमें और भी बात होने लगती है कि उनको टेम्पर करना होगा, हमें और भी लॉर्ड्स की ज़रूरत है, उन्हें ब्रेक थ्रू करवाना होगा। जिसके साथ युवान वहाँ पे कहते हैं कि अभी के फिलहाल हमें कल्टिवेटेड मेथड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनफ डिबेट करना होगा ताकि हम लोग नए एराज में नए ओवरलॉर्ड्स को बना सके। लेकिन उसी के साथ ये सुनकर मूवमैन और जी साइलेंट हो जाते कि आगे करना क्या चाहिए। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे लू फेंग का जिक्र होता है, मतलब ओवरलॉर्ड्स के बीच में एक ऐसे बंदे का जिक्र होने वाला है जो कि अभी तक केज वर्ल्ड से भी ब्रेक थ्रू नहीं किया। और यहाँ पे युवान कैजुअली कहते हैं कि मैं एक प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात करना चाहता था जो कि फ्यूजन पाथ को फॉलो करता है, उसका नाम लुओ फेंग है, उसकी टैलेंट नोटवर्दी है। इसको सुनकर लॉर्ड वुलन उससे पूछता कि ओ तो वो ऑरिजिन वर्ल्ड पे है जो कि किसी ब्लड लाइन्स पर रिलाई नहीं करता। तो युवान कहता कि हाँ, वो ब्लड लाइन्स पर अभी के फिलहाल में रिलाई नहीं करता। तो वहाँ पर वो कहता है कि तो वो एक को रिफाइन तो कर ही लेगा। जिसके साथ वहाँ पे गोल्डन रॉक वुमन कहती है कि तो कोई होप नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा। जिसके साथ लॉर्ड सीगू भी एग्री करते हुए कहता कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और वहाँ पे उनमें और भी बातें लगने लगती हैं और में वो बहस होने लगती है कि वो अगर ह्यूमन ब्लड लाइन पाथ को कॉम्प्रीहेंड करेगा जैसे उस बंदे ने किया था तो वो पॉल्यूशन को रेसिस्ट करके साथ कर सके। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि लू फेंग एक ब्लड लाइन पाथ को नहीं चलता है तो ये कैसे ब्रेक थ्रू करेगा। वैसा इसलिए क्योंकि लू फेंग फ्यूजन पाथ और ब्लड लाइन पाथ और हर एक चीज़, मतलब लू फेंग हर एक पाथ को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो मेनली फ्यूजन पाथ पे चल रहा है। तो इन सबको लगता है कि हम लू फेंग फ्यूजन पाथ को फॉलो करके कैसे ब्रेक थ्रू कर पाएगा। तो युवान यहाँ पे वो कहता है कि वो लाइफ डेथ दाव को फॉलो करता है। जिसको सुनकर सीगू कहती है कि फिर तो होपलेस है, ऐसा होगा ही नहीं। और यहाँ पे बाकी के अदर लॉर्ड्स भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिंग मैंग ही ऐसा बंदा था जो कि चमकने लगती है उसकी आंखें क्यूरियोसिटी से भर जाती हैं। वहाँ पे क्या आता है कि पास्ट वो हमेशा फिक्स होता है, प्रेजेंट वो अनफोल्ड होता है और फ्यूचर इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज मौजूद होती हैं। जिंगमैन ऑलरेडी काउंटलेस क्लोन्स को डाइवर्जेंट टाइमलाइंस के अंदर डाल चुका था, जहाँ पे उसने ऑलरेडी कई सारी चीज़ों के बारे में जान रखा था। और यहाँ पे वो मन में क्या था कि ये सभी लू फेंग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि जिंगमैन ऑलरेडी कई सारे टाइमलाइंस को देख चुका था। और यहाँ पे क्या थे ना कि जैसे अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने देखा था कि कैसे थैनोस को मारा जाता है, 14 मिलियन कुछ निकाला था ना। तो यहाँ पे लू फेंग के लिए उसने 30 मिलियन पोटेंशियल पाथ को झाक मारा, मतलब कि उसने 30 मिलियन पोटेंशियल्स को ऑब्जर्व कर दिया। वहाँ पे वो कहता है कि उन 30 मिलियन पोटेंशियल पाथ में से वहाँ पर कुछ ऐसे पाथ्स हैं जिसमें कि वो बंदा
लॉर्ड बन सकता है। एक तो वो रास्ता है जिसमें कि लू फेंग किसी वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को रिफाइन करेगा और डायरेक्टली वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ में एक्सटेंड कर लेगा। यहाँ पे विल और मेमोरी पॉल्यूशंस तो होगी, लेकिन उसे अपने ओरिजिनल पाथ को अबेंडन करना पड़ेगा और अपने लाइफ एंड डेथ दाव को फोर्सफुली कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, जिसमें उसके डिस्ट्रक्शंस और टेंट की पावर्स होगी। अगर यहाँ पे ब्लड लाइन की पावर्स भी देखा जाए तो वो लॉर्ड बन सकता है, लेकिन मैं ही उसमें सिर्फ कामयाब हो पाया हूँ और ब्रेक थ्रू करना वो भी फोर्स से, तो ये 8 विक्ट्रीज में इमर्ज किया जा सकता है। मतलब 8 बार ऐसे चांसेस है कि लू फेंग उसमें ब्रेक थ्रू कर सकता है। और वहाँ पर जिंग वैंग की आंखों में वो एंटीसिपेशन आ जाता है कि हाँ, लू फेंग ओवरलॉर्ड बन सकता है, क्योंकि 237 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन प्रैक्टिशनर जो कि उसके फैक्शंस में थे, उनमें ही कुछ ऐसे बंदे थे जो कि लॉर्ड रेलम में आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज उनके डेड एंड्स में मौजूद थे। और यहाँ पे लू फेंग की पोटेंशियल 30 मिलियंस में से कुछ टाइम्स तक थी कि वो सक्सीड हो सकता है। ये काफ़ी हाईएस्ट पोटेंशियल को दिखाता है और लॉर्ड जिंग वैंग स्माइल करने लगता है, वो आगे का सोचने लगता है और कहते हैं फ्यूचर अनरिटन है। लू फेंग की कहानी अभी शुरुआत ही है, तो हो सकता है कि आगे चलकर वो ब्रेक थ्रू करे। अब ऐसा नहीं था कि यार उन्होंने डायरेक्टली फ्यूचर को देख लिया, बस ऐसा समझ लो कि उन्होंने लू फेंग के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज को उसी वक्त सोच लिया कि लू फेंग कौन से रास्ते पर चलेगा तो वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा या फिर नहीं। वैसा है कि लू फेंग को डायरेक्टली जाकर बताते हैं कि नहीं कि हाँ तुम ऐसे करो वैसे करो, तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल में उन्होंने कुछ ऐसे रास्ते निकाले कि हाँ 30 मिलियन में से ऐसे कुछ रास्ते जिसमें कि लू फेंग ब्रेक थ्रू करके ओवरलॉर्ड बन सकता है। तो ये तो कब होगा, कैसे होगा, लू फेंग क्या उन्हीं पाथ को चूज करता है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब जानने के लिए, तब तक के लिए बाय।